अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत कल कौमी असम्बली इजलास में आइंदा माली साल 2024-25 का बजट पेश करेगी और वफाकी बजट तकरीबन 9 से 10 अरब रुपए खसारे का होगा। मालियाती इंतज़ाम महसूलात को मुतहरिक करने के साथ मुआशी इस्तेहकाम और शरह नमू में इजाफे के लिए इक़दामात, हुकूमती अखराजात में कमी, रोज़गार के मौके पैदा करने, समाजी और इक्तिसादी खुशहाली के लिए अवाम दोस्त पॉलिसीज की नए बजट में काफ़ी तवक्कात हैं। दूसरी तरफ सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% होने से खाने पीने की अशिया महंगी होंगी। 1% सेल टैक्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया महंगी होंगी। मेकअप, कपड़े, लेदर आइटम्स भी महंगी होंगी। और नए बजट में FBR के सालाना टैक्स हदफ 13,000 अरब रुपए होने का इम्कान है, जिसके लिए हुकूमत को इजाफी टैक्स लगाना होंगे। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर्स तक पूरी सप्लाई चेन पर 2.5% इनकम टैक्स बढ़ाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में इमरान, अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम लीवी के हवाले से 1080 अरब रुपए की पेट्रोलियम लीवी समेत नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 4800 अरब रुपए जमा करने का प्लान इसके अलावा है। एक तो टैक्सेस में इजाफा और दूसरी तरफ 4 साल बाद स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कल कमी भी की है, जिससे आइंदा माह जुलाई में महंगाई में इजाफे का वाज़े इम्कान भी है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार भी मौजूद होंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बिजनेस डेस्क हेड सुनो न्यूज़ आसिफ अली खान साहब और माहीन सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी। माहीन, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, आसिफ साहब आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहेंगे, अब जो बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, इसको आप कितने खसारे में या कितने फ़ायदे में देख रहे हैं? देखिए, फ़ायदे तो इसमें बहुत कम हैं, इसमें नुकसानात ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि इस साल जो पाकिस्तान में जो बजट डेफिसिट है, जिसको आप मालियाती खसारा कह सकते हैं, वो 9,000 अरब रुपए से ज़ायद होगा। अब चूँकि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, तो IMF के प्रोग्राम में जब आप होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हुकूमत अपनी मर्ज़ी से तय नहीं कर सकती। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो IMF ने तय करनी होती हैं। IMF ने आपको बताना होता है कि आपने टैक्स हदफ कितना रखना है, आपके अखराजात कितने होंगे। क्योंकि जो IMF है उसका सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि हुकूमत नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर है कि आप अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो कम किए जाएं और आप अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर बनाएं, ताकि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो नैरो हो सके। अब देखें, अब ये 9,000 अरब रुपए ये तारीख़ का बुलंद तरीन बजट खसारा होगा। अब हुकूमत को कैसे मैनेज करती है और नए टैक्सेस किस तरीके से आएंगे, उनमें जो मौजूदा टैक्सेस हैं उसमें इजाफा होगा, कोई नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। अब ये कल वज़ीर ख़जाना अपनी तकरीर में बता सकेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी आपने अहम बात बताई है कि 18,000 अरब रुपए या इससे जायद का बजट कल पेश होने जा रहा है, जिसमें 9,000 से जायद जो है ना वो खसारा होगा। इस पर माहिन सलमान साहिबा ये बताइएगा, अब कहा यही जा रहा है कि IMF के फ्रेमवर्क के मुताबिक ये बजट पेश किया जा रहा है। आप इस बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कैसा बजट आपके ख्याल में आने वाला है कल? देखिए, अगेन आई वुड अग्री विद आसिफ साहब। बजट कोई बहुत अच्छा बजट नहीं है जो कि तरक्याती बजट आपके हैं, बिकॉज IMF आई डोंट नो कि इसके बगैर ज़ाहिर बात है कोई चारा नहीं है, लेकिन आपको कुछ शराइत अपनी भी मनवानी चाहिए थी। एक तरफ तो आप जो है उनकी तमाम शराइत मान रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी विल बी बिकमिंग अ श्रिंकिंग इकॉनमी। आप उनके तमाम मेजर्स देखिए तो आप जितना टैक्स आप बढ़ाते हैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस बेतहाशा हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रोपोर्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इतने ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ आवाम पे पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा मजाक ये है कि एक तरफ तो आपके पास नॉन फाइलर्स आइडेंटिफाइड हैं। इस बजट के अंदर भी आपने प्रोविज़न लिखा है कि जी नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस ज़्यादा होंगे। तो व्हेन यू नो दैट हु आर द नॉन फाइलर्स, तो फिर आप उनको टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं लेते हैं, नंबर 1। उसके बाद आपके पास हुकूमत है, अथॉरिटी है, आपके पास तमाम रिसोर्सेज हैं नॉन फाइलर्स को आइडेंटिफाई करने के, राइट। तो आप सारा टैक्स नेट अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं, फिर एग्रीकल्चर के ऊपर जो है आप लगा सकते हैं। लेकिन इस टैक्सेस एक हद तक होते हैं। आप रेवेन्यू के लिए सिर्फ टैक्सेस
को ही क्यों देखते हैं? देयर आर सो मेनी अदर वेज जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सकती है। यू कैन गो फॉर अ फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी। आप बिजनेसेस को फ़रोग़ दीजिए। बिजनेसेस आपने स्टार्टअप्स के ऊपर हमारी हुकूमत ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है प्रॉपर, स्टार्टअप्स के ऊपर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाए हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस के ऊपर आपने कभी काम नहीं किया, एसएमईज पे आपने कभी काम नहीं किया, लार्ज स्केल को भी आपने श्रिंक कर दिया। तो अगर हम टैक्सेस की बात क्यों करें, हम फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ जाएं। अच्छा माहिन साहिबा, इस बात पे हम दोबारा भी आएंगे। कथा कलामी की माजरत, आबिद कयूम सुलेरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी हम इस बजट के हवाले से कुछ उनकी भी राय जानते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त इस सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान का इंहिसार इस वक्त आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के ताउन पर है, इस सूरत में बजट जो पेश करने जा रही है हुकूमत, ये कितने बड़े खसारे वाला बजट होगा और इससे क्या आवाम को कोई फ़ायदा होगा? ये वाला जो बजट है ये थोड़ा सा आम बजट से हटके है और उसकी वजह यह है कि IMF का जो आपको अगला प्रोग्राम चाहिए जिसके लिए नेगोशिएशन जुलाई में शुरू होने हैं, ये एक किस्म का उसका प्रायर एक्शन बन चुका है कि ये बजट जो है ये पेश होगा, ये पार्लियामेंट से अप्रूव होगा और अप्रूव होने के बाद IMF की टीम के साथ अगले प्रोग्राम के मुज़ाकरात शुरू होंगे और IMF का अगला प्रोग्राम हमारे लिए अशद ज़रूरी है। अब ये बजट एक तरफ तो IMF को ये दिखाएगा कि हम अपनी रिफॉर्म्स में कितने संजीदा हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि IMF पाकिस्तान मुख्तलिफ पिछले प्रोग्रामों में एग्री करते रहे और वो नहीं हो पाए, जो कि इस बजट के ज़रिए एड्रेस हो रहे होंगे। दूसरा, इस इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का मकसद ये होगा कि बहुत से जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी हम इस फाइनेंस बिल में वो उनको इंट्रोड्यूस करवा के उनको हसूल के लिए कोशिश शुरू कर दें। तो ये एक बड़ा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है और इसी के तनाज़ुर में ये बजट जो है ये बनाया जा रहा है। इसमें एक ख़ास हद से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट आप लेके नहीं आ सकेंगे। जो टारगेट ऑलरेडी IMF के साथ डिसाइड हो गया उसी के मुताबिक अपने अखराजात को कर्टेल करना होगा, उसी के मुताबिक रेवेन्यू को बढ़ा के दिखाना होगा। तो जो रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, जो नंबर भी हमने फिस्कल डेफिसिट के एग्री किया है IMF के साथ, उसके हिसाब से ये बजट जो है वो लेकिन आबिद साहब, कमोबेश तकरीबन 13,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया है। लास्ट टाइम तकरीबन ये 9,500 या इसके लगभग था। आपको लगता है जो 12,900 या 13,000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन का जो हमने हदफ रखा है ये काफ़ी रियलिस्टिक है और ये हासिल कर पाएंगे हम? ये काफ़ी डूएबल है। इसकी एक वजह तो ये होती है कि हर साल जो महंगाई होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स कलेक्शन इंक्रीज कर देती है। तो अगर ये 11-12% पे अभी जो आपकी है इन्फ्लेशन नंबर जो है, अगर वो उसमें ऑलरेडी कल गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया है कि जी बजट के बाद वो तवक्को कर रहे हैं कि शायद कुछ महंगाई में इजाफा हो, इसीलिए इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा कम नहीं किया गया। तो कोई 12-14% आपका जो इजाफा है रेवेन्यू में वो तो सिंपल इन्फ्लेशन की वजह से आ जाता है। और उसके बाद जो कुछ GST जो है उसके रेट में इजाफे की तजवीज़ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो GST या कार्बन टैक्स की जो तजवीज़ है या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को जो बढ़ाने की तजवीज़ है, इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही होगी। नए सार्फिन को या जो टैक्स नेट में लाने की जो कोशिशें हैं, तो अगर ये सारी कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं जो कि FDR अचीव ना कर सके। इट्स क्वाइट डूएबल। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, आप ये बताइए, इत्तलात ये है कि जो टारगेट टैक्स हदफ रखा गया है उसके मुताबिक 2,000 या इसके लगभग हमें मज़ीद टैक्सेस इस साल लगते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो कुछ सब्सिडीज़ ख़त्म करनी होंगी। और ख़ास तौर पर ये भी बताइए कि ये जो 2,000 का जो डिफरेंस है किस तरह से रिकवर किया जाएगा, और सैलरीड पर्सन जिस पर हर दफ़ा हर साल नए टैक्सेस लगते हैं वो बड़े परेशान हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि उन पर मज़ीद टैक्सेस लगेंगे और ये स्लैब भी चेंज होने जा रही है उनकी। अब देखें, आपको पता ना है कि जब किसी भी इलाके में कहीं चोरी डकैती हो जाती है तो पुलिस वाला सबसे पहले जो है ना उस इलाके के जो बदनाम लोग होते हैं उन्हीं को जाके इन्वेस्टिगेट करता है। तो पाकिस्तान में चूँकि जब एक मरतबा कोई बंदा टैक्स नेट में आ जाता है तो हुकूमत की कोशिश ये होती है कि जब इससे और मज़ीद इसकी जेब से जो है वो पैसे निकलवा जाएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स नेट में होता है। जो टैक्स नेट में नहीं है वो तो फ्री है।
अब आपको ये बता देखें, पाकिस्तान में जो रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं, अब आप देखें कराची की जोड़िया बाज़ार देख लें, लाहौर की शालमी मार्केट देख लें, और बाकी शहरों की जो बड़ी गल्ला मंडियां देख लें, वहाँ डेली बेसिस पर बिलियंस ऑफ रुपीज़ का कारोबार हो रहा है और वो सारा का सारा कैश पर काम होता है लेकिन उसमें 1 रुपया टैक्स जो है वो अदा नहीं किया जाता। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ मुशर्रफ साहब के दौर की, कि जिस वक्त जीएसटी रिटेलर्स के ऊपर नाफिज करने का फ़ैसला किया गया था और उस पर सबसे ज़्यादा मज़ाहमत जो थी वो चैम्बर्स की तरफ से आई थी, और FPCCI ने एक दिन की पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दी थी जो बड़ी कामयाब रही थी। तो ताजिर जो है, जो चैम्बर्स जो हैं, वो खुद जो है वो नहीं चाहते कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। अब आप किसी भी जो है वो ताजिर से बात करेंगे जी आपको टैक्स नेट में लाना है, उन्हें सबसे पहले एक वो उनका ये होता है कि जनाब चूँकि ये डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो चूँकि उनका बेटा है उनसे पूछें मुझे, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो मतलब अब आप अंदाज़ा करें कि जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब वो मुलाजिम रख सकते हैं 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए के ऊपर, तो फिर टैक्स नेट के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्यों नहीं रखा जा सकता? इसका मतलब है कि वो सीरियस नहीं है, दे आर नॉट सीरियस टू पे। जो वो अब मुनाफा कमा रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि वो आवाम के साथ और हुकूमत के साथ शेयर करें। अच्छा, ये बड़ा माहीन प्रॉब्लम है। साहिबा, जो आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि जो ताजिर तबका है वो टैक्स नेट में आने के लिए सीरियस नहीं है, और अब IMF की ये कड़ी शराइत हैं कि तमाम जो ताजिर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, मजीद टैक्सेस भी लगाए जाएं। अब जो हम बात करते हैं कराची की, अगर ताजिर इंडस्ट्री के हवाले से या इंडस्ट्री जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनके हवाले से, कराची को पाकिस्तान का मौशी हब कहा जाता है, लेकिन अब कराची के जो ताजिर बरादरी है या वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान है कि हुकूमत जो नए टैक्सेस लगाने जा रही है वो भी यकीनन परेशानी वाले होंगे। और जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई थी, उन्होंने सुपर टैक्स लगाने की भी बात की थी। अब ये टैक्स पर टैक्स जब हुकूमत लगाएगी और IMF की जो कड़ी शराइत हैं, क्या कराची की जो इंडस्ट्री है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी या उसके लिए कोई आसानियाँ कुछ लग रही हैं इस हवाले से? देखिए, जब टैक्स का नाम आता है तो आसानी तो कहीं से नहीं होती। अगर आप आज मुझे कोई चॉइस दे दें या ऐसा कोई जादू का चिराग दे दें कि मैं अपने आप को टैक्स नेट से आज़ाद कर सकूं, तो मैं सबसे पहले करूंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। मगर टैक्सेस, देखिए, टैक्सेस के अगेंस्ट अगर रिटर्न मिल रहा हो तो नो ऑब्जेक्शन, लोग खुशी से टैक्स देंगे, लेकिन हमें टैक्सेस के अगेंस्ट कोई रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप मुझे ये कहें कि जनाब टैक्सेस के अगेंस्ट हम डिजिटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का प्रोग्राम चला देते हैं या हम इंडस्ट्रीज़ को एनर्जी के क्राइसिस से निकालने का प्रोग्राम चला देते हैं, तो मुझे टैक्स नेट में आना, मतलब हम या टैक्स हमारे ऊपर बढ़े तो हमें जो है कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप वही टैक्स हम दूसरी जानिब ज़ाया होते देखें, और टैक्स का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट लेगी और एक कलेक्टिव स्पेंडिंग करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सुनो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन भी जारी है, भी शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। सुनो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाजिद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहीन सलमान साहिबा हैं और एहसन मलिक साहब हैं। आप सबको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहूँगी। अच्छा, माहीन सलमान साहिबा, आप ही की बात से, जो आपने ब्रेक से पहले एक बात की थी, उससे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने एक बात बड़ी अच्छी की कि हुकूमत अवाम पर जो टैक्सेस लगाती है उसके रिटर्न में कोई जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी अवाम को नहीं मिलते। अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ पे अवाम को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, सेहत की सहूलियात मिलती हैं, तालीम की सहूलियात या फूड में सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में हम ये मामला नहीं देखते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल जो है, मैं ये कहूँगी, देखिए, रिसोर्स मिसमैनेजमेंट है। आप जो रिसोर्सेज आपके पास आते हैं, रेवेन्यूज़ आते हैं, तो उनकी एलोकेशन जो है वो नहीं हो पाती सही से। जी जी, सॉरी जी माहीन साहिबा, शुड आई कंटिन्यू?
अच्छा, देखिए उनकी रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है ना वो नहीं होती है। आप अगर अभी का मैं बजट आपका रिव्यू करूं तो देखिए उसमें सबसे ज़्यादा आपने कहा तो है, एक एंड पे आपने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपने 148% इंक्रीज़ किया। दूसरी तरफ आपने एजुकेशन का बजट जो है वो 62% डिक्रीज़ किया। अब ये एक बिल्कुल मतलब ना समझ में आने वाली बात है कि एक तरफ तो आप जहालत को फ़रोग़ देते हैं, दूसरी तरफ आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ पैसा लगाते हैं। तो जब आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्स, वो ह्यूमन कैपिटल ही डेवलप नहीं होगा जो कंट्री के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आप किस तरीके से तरक्की करेंगे? फिर आप जब हमारी एक अब इंडस्ट्री 4.0 की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो जब हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, वो डिजिटाइजेशन ही नहीं है और हुकूमत का कोई प्रोग्राम भी नहीं है डिजिटाइज करने का इंडस्ट्रीज़ को, तो फिर हमें बेनिफिट के अंदर क्या मिलेगा? हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलपमेंट छोटी मोटी, अब आप देखिए 2008 के बाद से आज तक कराची में सड़कें नहीं डली, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो हमें जब कोई रिटर्न नज़र ही नहीं आता, ना तालीम के एंड पे, यूथ डेवलपमेंट के एंड पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के एंड पे, तो फिर किसका दिल होगा कि वो जो है उस पर करेगा? हेल्थ केयर का बजट आपने स्लैश कर दिया। हेल्थ केयर की कॉस्ट अगर आपने इस तरीके से स्लैश कर दी तो वो भी इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ही आती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आपके लेबर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो हेल्थ केयर के ऊपर इंडस्ट्री ही एट द एंड ऑफ द डे स्पेंड कर रही होगी। तो हमने जो डेवलपमेंटल बजट्स हैं वो बिल्कुल स्लैश कर दिए हैं और हमारी जो कॉस्ट्स हैं वो काबू से बाहर है, गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स काबू से बाहर हैं, कोई रिसोर्सेज की मैनेजमेंट नहीं है। तो फिर हमें जब अपने ऊपर रिटर्न नज़र नहीं आता तो वहाँ पे एक पैरेलल इकोनॉमी, जिसे आप कैश इकोनॉमी कहते हैं, वो डेवलप हो जाती है, बिकॉज देन पीपल डोंट वांट टू पे द टैक्सेस। मज़ेदार चीज़ ये है कि आपने नॉन टैक्स पेयर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करे हुए, येट यू डोंट हैव एनी एफर्ट्स टू ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट। तो जो पिस रहा है वो पिसे चला जा रहा है। तो एक कह लें कि आप पैरेलल इकोनॉमी जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुकी है, बल्कि है ऑलरेडी, बड़ा अहम नुक्ता आपने कैश माइन साहिबा इकोनॉमी। उठाया है, इसको आगे भी लेके चलेंगे। डॉक्टर अमजद साहब, ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हमें नजर आ रहा है कि कोई शख्स इस मुल्क में टैक्स देना नहीं चाहता और गवर्नमेंट जो है वो फोर्सफुली जो है वो टैक्स कलेक्ट करना चाहती है। अब टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? टैक्स रिफॉर्म्स किस तरह से इस मुल्क में आ सकती हैं? इतनी एफर्ट्स होती हैं लेकिन जो टैक्स पेयर्स की तादाद खातिर खां नहीं हो पाई अभी तक, आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी कि जिसका इलाज ना हो। इसी तरीके से कोई भी ऐसा मसला नहीं जिसका हल मौजूद ना हो। टैक्स नेट की जब आपने जैसे बात की, इसमें ज़्यादा लोगों को जब लेके आना होगा तो हमें निचले लेवल तक जो है लोगों को इसमें शामिल करना होगा। इस वक्त 2 से 3% लोग जो है ना वो टैक्स देते हैं, वो 100% जो है उस इकोनॉमी को चलाने के लिए वो नाकाफ़ी है। इसके लिए हमें छोटे लेवल पे आम दुकानदार जो है उसको भी लेना होगा और बड़ा टैक्स पेयर जो है उसको भी लेना होगा। इनको इंसेंटिव्स भी देने होंगे। हमारा टैक्स या छुपाया जाता है या कम दिया जाता है टैक्स। इन दोनों सूरतों को कवर करने के लिए हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे टैक्स पेयर जो है वो ज़्यादा हो। इस चीज़ के लिए अगर आप देखें तो अगर मेरी तजवीज़ ये है कि अगर टैक्स पेयर को ये पता हो कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ इसमें मुझे फ़ायदा हो या मेरे इलाके को फ़ायदा हो, तो एक रेडी वाला जो है ना वो भी आपको टैक्स देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरा टैक्स सही जगह पे इस्तेमाल होगा। जबकि दूसरी तरफ देखें तो सूबे भी आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा टैक्स कहाँ पे जा रहा है और हमारे ऊपर खर्च नहीं हो रहा। इसी तरह एक आम आदमी भी इसी वजह से ही परेशान है। तो इस टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हमें सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से बनाना होगा कि ये जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, टैक्स जो पे करना चाह रहा है वो भी परेशान है और जो टैक्स नहीं पे करना चाह रहा है या अच्छा छुपा रहा है उसके लिए भी बड़ी आसानी है। तो ये एक गवर्नेंस का भी मामला है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप टैक्स नेट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके लिए रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी टैक्स के अंदर, और कम टैक्स दे के टैक्स की शरह को बेशक आप कम कर लें जी, तो फिर भी टैक्स जो है ना ये ज़्यादा होगा। देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अगर आप देखें तो इतना कम टैक्स होता था लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था कि खर्च करने के लिए उनके पास या जिन लोगों को देना है उन्होंने वो लोग कम पड़ जाते थे।
तो ये रिफॉर्म्स लानी होंगी इसी तरीके से जिसमें टैक्स नेट कम भी हो और इसका ब्रॉड भी किया जा सकता हो। अच्छा, रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं वाजिद बुखारी साहब, अगर हम एक और शोबे की बात करें, हम ज़राअत की अगर बात करें तो हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है हुकूमत और जो ज़रूरी शोबा है इसमें कुछ मामला काफ़ी कशीदा भी रहे हैं। किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई, वो भी इस ज़राअत का शिकार हैं और हुकूमत के खिलाफ गमो गुस्से का भी शिकार हैं। अब जो खबर ये भी है कि ज़रूरी अशिया पर, बीजों पर, खाद पर, ट्रैक्टर पर और जो दीगर ज़रूरी आलात हैं उन पर भी मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा, ये भी तजवीज़ है। ज़रूरी शोबा अब इस सिलसिले में एक तो उसका रिएक्शन हुकूमत के खिलाफ है, किस तरह आप इम्प्लीमेंट करेंगे जब आप इन शोबों को एतमाद में भी नहीं ले रहे हैं, उन लोगों को भी एतमाद में नहीं ले पा रहे हैं, तो किस तरह आप इन पर टैक्स का इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, चाहे ज़रूरी शोबा हो या कोई भी और इंडस्ट्री हो, जिस तरीके से टैक्स को बढ़ाया जा रहा है हमारे मुल्क में, इससे मैं समझता हूँ कि हुकूमत के टैक्स मुमकिन है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर लें, लेकिन उसकी वजह से वो जो सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो ज़राअत है, वो एक तरह से वो मर रहे हैं। इंडस्ट्री है हमारी रुकी हुई है, इसी तरह से जो किसान थे वो भी इस दफ़ा उनको बहुत परेशानी हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि टैक्स को बढ़ाए, IMF की एडवाइस पे अंधाधुंध टैक्स को बढ़ाया जाए, इसमें थोड़ा सा कुछ इस तरह, मैं तो समझता हूँ टैक्सेस को कुछ कम किया जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आए। फिर ये भी है, मैं सेकंड करूंगा जो मेरे बाकी पैनलिस्ट ने जो बात की है कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। लोगों को ये एक फीलिंग है कि जो पैसा हुकूमत इकट्ठा करती है टैक्स की मद में, उसको जुडिशियसली एंड इन द राइट मैनर उसको स्पेंड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल भी रिलक्टेंट हैं टैक्सेस देने में। इसलिए देखिए, हमारी पूरी ये पॉलिसी ही एक, मैं तो समझता हूँ फ्लॉड पॉलिसी है, जिसकी वजह से हर एक बंदा सफर कर रहा है। मैं आपको स्टील सेक्टर का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे सेक्टर पे इस कदर गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन इस कदर ज़्यादा है कि इंडस्ट्री पिस रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ये सोच नहीं आती कि भाई ठीक है, वक्ती तौर पे आप कोई टैक्स कम कर दें ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसको थोड़ी सी रिलीफ मिले। जब एंड कंज्यूमर को कुछ रिलीफ मिलेगी तो उसकी थोड़ी बाइंग कैपेसिटी थोड़ी बहाल होगी, वो चीज़ें खरीद सकेगा। तो इसलिए उस तरफ कोई सोच ही नहीं है, सिर्फ बढ़ाने पे ही लगातार गवर्नमेंट चल रही है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर टैक्स थोड़ा बढ़ा भी लिया जाएगा तो वो इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर है, अगर उनको वो मर रही होगी इंडस्ट्री, वो आगे नहीं बढ़ रही होंगी, उनमें एक्सपेंशन नहीं होगी, तो उसका क्या फायदा है? उसमें मुल्क की इकोनॉमी को फायदा नहीं हो सकेगा। इसलिए गवर्नमेंट को देयर इज नीड टू गिव अ न्यू थॉट टू होल्ड दिस द एंटायर प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकिंग है टैक्सेशन में, उसमें भी बहुत स्लो प्रोसेसेस है। जो चीज़ें विद इन 1 वीक हो सकती हैं वो दे टेक मंथ्स एंड समटाइम्स ईयर्स। तो इस चीज़ को, टैक्सेशन का हमारा जो सब्जेक्ट है, इसे हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है, इसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये बड़ा आपने नुकता उठाया, जो टैक्स कलेक्शन की जो पॉलिसी है। अच्छा एहसन मलिक साहब, आपको लगता है जो टैक्स कलेक्शन हमारी है ये बहुत ही गैर मुनसिफाना है? जिन पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए वो इंसेंटिव्स ले रहे होते हैं, और जो कमज़ोर तबका है, जो सैलरीड क्लास है, वो इससे ज़्यादा मुतासर हो रही है। और अगर डाटा की बात की जाए तो 3 से 5 करोड़ जो हैं वो बैंक अकाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसका डाटा मौजूद है, नादरा का डाटा हमारे पास मौजूद है, दीगर इदारों का डाटा मौजूद है, लेकिन टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर नहीं किया जा रहा और जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ नहीं पा रही। आपके ख्याल में ये निज़ाम को किस तरह से तब्दील किया जा सकता है? इमरान, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कोई क्लियर टैक्स पॉलिसी नहीं है। सेकंड चीज़, पाकिस्तान को एडहॉक बेसिस पे चलाया जाता है, डे टू डे बेसिस पे पॉलिसीज़, डे टू डे बेसिस पे ऑर्डिनेंस, डे टू डे बेसिस पे SRO आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी रखी जाती है। मैं माहीन साहिबा की बात से इख्तलाफ करूँगा थोड़ा सा। माहीन साहिबा कह रही थी कि ये जितने भी नॉन फाइलर्स हैं इनका डाटा आपके पास है, ये फाइलर क्यों नहीं बनते?
बात ये है कि इनको फाइलर बनाने की इंटेंट नहीं है हमारी। अगर इनको फाइलर बना दिया तो जो हम एक्स्ट्रा विद होल्डिंग कलेक्ट करते हैं वो कहाँ से कलेक्ट होगी? मतलब अभी आप रियल एस्टेट परचेज करने चले जाएं तो नॉन फाइलर में 10.5% है और जो कि अब बजट में 35% की तजवीज़ है। तो मतलब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं या यहाँ से भगाना चाहते हैं? दूसरी बात ये है कि अभी जो बजट आ रहा है जिसके फिगर जो तजवीज़, जैसे आबिद साहब, बड़े भाई आबिद क्यूम खिलरी साहब अपने पहले सेगमेंट में वो कह रहे थे कि ये टारगेट 12,970 अरब का ये चेज़ कर लेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है क्योंकि इट्स अ हाई टाइम। अभी लोगों की बस हो गई है। मतलब आप जिस तरह की टैक्सेशन में जाना चाह रहे हैं उसका प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ बर्डन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर है। नए टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए आपने कोई मैकेनिज्म, कोई वर्किंग, कोई होमवर्क नहीं है। और उसकी मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि बेसिकली हमारा जो एक एफबीआर अदारा है इसका ग्राउंड रियलिटी पे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। मतलब आप कोई पॉलिसी बैठ के बनाते हैं तो वो बंद कमरे में बैठ के बनती है। उसे नहीं पता एक दुकानदार का क्या प्रॉब्लम है, एक फैक्ट्री के क्या इश्यूज हैं। उसके लिए सबसे आसान काम है कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स परसेंटेज को बढ़ा दे ताकि वो अपने आप को आईएमएफ के सामने एक क्लीन मैन के तौर पे प्रेजेंट करे और उनसे जो 6 या 8 बिलियन के लिए आपकी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आप अपने लोगों को स्लॉटर हाउस में डाल दें। जब तक हम अपने इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में नहीं जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमें टैक्सेस पे कम फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब हर वक्त आप सिर्फ टैक्स को ही लेके बैठे रहेंगे तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा, डॉक्टर शोएब अहमद साहब, वेलकम। आप एक एनर्जी एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे आईएमएफ ने जो मुतालिबात रखे थे और जो इस्लाहात का कहा था उसमें से एक सेक्टर है तवानाई सेक्टर में भी इस्लाहात का कहा गया था। और आपको पता है कि गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान का एक बहुत अरसे से मुश्किलात क्रिएट कर रहा है और हमारी मईशत के लिए जहर कातिल है। तो सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर इस्लाहात लाने के लिए एनर्जी सेक्टर में आपके ख्याल में क्या तजावीज़ हैं आपके पास और हुकूमत इनको अपना सकती है फिर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी तवज्जो से गुज़िश्ता जो हमारे साथी सब जो पैनलिस्ट हैं मैं उनकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और फिर जो आपका सवाल है गर्दिशी कर्जे के हवाले से और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनमें इस मौज़ूआत पे बात भी हुई। मैं सिर्फ थोड़ा सा सिचुएशन चूँकि खासी टेंस चल रही है और जिस तरह के हमारे हालात हैं और जितना हम अब दुनिया की नज़रों में मजाक बन गए हैं, तो मैं सिर्फ एक जुमला अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं शुरू में ये कहना चाह रहा हूँ कि वो गालिब जो थे ना वो बड़े रियलिस्टिक थे और कहा करते थे कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। अभी आप ही के मैं देख रहा था यहाँ पे फुटर एक चल रहा था, उसमें था कि हम 919 अरब रुपए के कर्जे के साथ अपने इस बजट का आगाज करेंगे और सबसे ज्यादा कर्जा सिंध की गवर्नमेंट लेगी। तो मुझे ये बताइए कि एक ऐसा सिस्टम जिसने डिपेंड ही कर्जे पे करना है वो गर्दिशी कर्जे के लिए क्या करेगा? यानी हम फाका मस्ती हमें लग ऐसे रहा है कि इस फाका मस्ती ने एक दिन रंग लाना है और वो रंग इस तरह से लाना है कि फिर हमारे इस रंग में कुछ भी नहीं बचना। अभी जैसे आपने यहाँ पर पहले बात गर्दिशी कर्जे से पहले बात हो रही थी टैक्स नेट की, तो एक टैक्स का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा फार्मूला होता था हमारे। देखिए हमारे माशाल्लाह बड़े मोतबर इस वक्त आपके पैनलिस्ट बैठे हैं और उसके अलावा भी मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ कहतो रिजाल नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को बड़ा बड़ा यानी एक समझे कि इल्म फन से माला माल किया। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे यहाँ जो काम जिस काम के अहल था, जो जस्टिस की डेफिनेशन थी कि टू पुट एवरी राइट थिंग एट इट्स राइट प्लेस, हम वो नहीं कर पाए। जिसका नतीजा ये निकला कि आज हमने अपना पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे नाकारा और नाअहल लोगों के हाथ में दे दिया है कि जो हमारे लिए आप कह रहे हैं ना गर्दिशी कर्जा, मैं कहता हूं सबसे पहले जो इसके जिम्मेदारान हैं आप उनका तो तयन करें।
आप गर्दिशी कर्जे से निजात हासिल करना चाहते हैं, आप उन एक्सपर्ट्स को इसकी जिम्मेदारी दें जो इस काम के अहल है। आप एक नाअहल तरीन इंसान को जब एक अहम तरीन जिम्मेदारी पे बिठा देंगे तो फिर आपका होगा असर क्या होगा कि हम पूरी दुनिया में मजाक बन जाएंगे। इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारी टेक्निकल डिबेट हरगिज नहीं है। हम अगर हमारा ये ख्याल हो कि मेरी वो जो जितनी जिंदगी भर की 28 साल की मेरी जदोजहद जो किताबें हैं मैं वो ला के आपके सामने रख दूं और मैं आपको कहूं कि मैं गर्दिशी कर्जे से ये मुल्क को निकाल दूंगा, लेकिन क्या कि मैं ड्राइविंग फोर्स किसी ऐसे नाहल के हाथ में दे दूंगा कि जो उठा के मेरे पूरे, अभी यहाँ पे डिस्कशन हुई ना, बंद कमरों में बैठ के तो हमारे यहाँ तयन हो जाता है चीजों का। आप देखिए आप टैक्स नेट को कैसे बढ़ा, अब मैं टैक्स पेयर हूं, हमारे बहुत सारे ये दोस्त जो इस वक्त पैनलिस्ट बैठे हैं ये टैक्स पेयर हैं, हमारी गर्दन पे तो आप पाँव रख के टैक्स ले लेते हैं, लेकिन जो आपका एक कॉमन मैन है, जो एक आपका यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल कॉमन मैन है, नॉट कॉमन मैन बेचारे के पास तो पैसे ही नहीं रोटी खाने के, वो टैक्स कहां से देगा। आप इन्फ्लुएंशियल मैन, आपका इतनी आपके साथ जो है वो करके ना गिमिक्स करके ऐसी चालबाजियां करके वो टैक्स नेट से निकल जाता है और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं जो उसको उस टैक्स नेट से निकाल लेते हैं, तो फिर आपका गर्दिशी कर्जा कैसे कम होगा। सही। जो आपका पूरा का पूरा बजट का सिस्टम आप लाने जा रहे हैं। देखिए बजट का मैं एक और चीज जरा, मैं गर्दिशी कर्जा तो मेरी एक समझे कि एक दुखती रह गया ना, उससे ज्यादा मैं जो चीज मुझे तकलीफ दे रही है वो ये है, मैं अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं ट्रेवल कर रहा था, मेरे 2-3 दोस्तों से बात हुई इसी तरह से और कॉमन मैन से मैं हमेशा फीडबैक लिया करता हूँ, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मुझे बताओ यार मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, कोई तुम्हारी तजवीज है? तो आप देखिए कॉमन आपका जो स्ट्रीट मैन है, यानी जो आपका एक आम आदमी है, वो कहता है जी किस चीज का बजट, कौन सा बजट आएगा। यहाँ तो एक जमाने में सिर्फ सोने की ऐसी कीमत हुआ करती थी हमारे बचपन में जिसको हम सुना करते थे कि इसका डेली तयन होता है। आप मार्केट में कमोडिटीज को तो देखें, कोई जरूरियात जिंदगी की कोई ऐसी इस वक्त चीज नहीं है जिसका डेली बेसिस पे तयन अब होता हो। आप एक सब्जी तक के तो रेट डेली आप एक महीने के लिए फिक्स नहीं कर सकते, 15 दिन तक के लिए आप आटे के रेट नहीं फिक्स कर सकते। तो मुझे बताएं गर्दिशी कर्जे पे मैं क्या बात करूं, मेरे पास कौन से। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात की है। मेरा ख्याल है मैं इसी बात को डॉक्टर अमजद परवेज साहब आपकी तरफ भी लेके जाना चाहूँगी। डॉक्टर शुएब साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं, और अगर हम हुकूमती दावों की बात करें, हुकूमत कह रही है गुज़श्ता कुछ अरसे में महंगाई में कमी हुई है और जैसे कि स्टेट बैंक ने भी शरह सूद में कमी की है। अगर ये हुकूमती दावों को हम देखें तो जैसे कि 22% शरह सूद से 20.5% पर आ गए, क्या ये कमी वाकई आम आदमी के लिए कोई कमी है? आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा होगा? जी, ये आम आदमी को इसका फ़ायदा तो होगा, लेकिन बहुत देर बाद होगा और बहुत थोड़ा सा फ़ायदा होगा। ये जो टैक्स इन्होंने ये जो शरह सूद में जो कमी की है ये नाकाफ़ी है। देखिए इंडस्ट्री के अंदर आप अगर देखें तो इतनी परसेंटेज के ऊपर आप जब पैसा लेके उसको इतने ज़्यादा टैक्स भी जब आप पे करेंगे, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमेशा ये देखा जाता है कि ये आम बंदे को जो चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरफ इसे बहुत कम तवज्जो दी जाती है कि इसके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो भी कम होने चाहिए। तो ये जो हुकूमती इक़दामात हैं ये मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ये नाकाफ़ी हैं और इनसे इतना फ़ायदा आम आवाम को नहीं पहुँचने वाला। तो जो अहल लोगों को सामने लाने की बात की जा रही है, अहल लोगों को फिर कैसे सामने लाया जाए? एहसन मलिक साहब आप बताएं। जैसे कि डॉक्टर शुएब ये बात कर रहे थे कि ना अहल लोगों को बिठा दिया गया ऐसे ओहदों पर जो कि हुकूमत चलाने के अहल नहीं हैं या उन इंतजामात को चलाने के अहल नहीं है, तो अहल लोगों को फिर कैसे सामने लाया जाए? सवाल तो फिर सबसे बड़ा ये है ना। जी आयशा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अहल लोग ऑटोमेटिकली ये अहल बन जाएंगे। आप सिर्फ इस FBR के महकमे को ना 1 साल के लिए गैर फाल कर दें, इनको घर बिठा दें, सिर्फ एक IT डिपार्टमेंट चल रहा हो जो लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट करे टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि जो हमारा टैक्स अमाउंट है उसका कोई 85% 90% तो ऑटोमेटिकली सबमिट होता है। अभी माशाल्लाह ये भी आप लोगों ने भी टीवी पे मीडिया पे खबरें चलाई होंगी, अभी जैसे शुएब साहब काफ़ी हाई हो रहे थे कि ये जो टैक्सेस हैं ये बेसिकली इसलिए लगाए जाते हैं कि उसमें अपना शेयर रखा जाए FBR का। अभी लाहौर का बड़ा मशहूर इंसिडेंट हुआ है, एक एयर कंडीशनिंग कंपनी थी, उसका पता नहीं है वो रिफंड बनता था या नहीं बनता था, बट जो LTU और RTO के लोग थे उनका 8.25 करोड़ रुपए का शेयर मौजूद था।
बात ये है, आप जब तक एक इस अदारे को ठीक नहीं करेंगे, ये प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक चीजें दुरुस्त सिम्मत की तरफ नहीं जाएंगी। तो ऐसे इन साहब, लोगों इसको ने कैसे ठीक एक किया जाए? सेक्टर, रियल पिछले एस्टेट 10 साल सेक्टर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता था, जी। उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया इनकी पॉलिसीज ने। ऐसी टैक्सेशन, और अभी जो बजट में सुनने में आ रहा है कि मतलब अभी जो टैक्सेशन थी उसमें 12 बिलियन गया दुबई में, अब जो ये टैक्सेशन लेकर आएंगे उसके बाद तो मुझे लगता है 25-30 बिलियन और चला जाएगा। और मैं अभी भी अपनी इस बात पे कायम हूं कि, और मैं डायरेक्टली आईएमएफ से अपील करता हूं कि काइंडली आपने जिस जिस सेक्टर को टैक्स करने का कहा है, आप काइंडली उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक दफा मुलाकात करें और उनसे पल्स लें कि उनके इश्यूज क्या हैं। क्योंकि ये लोग जो एफबीआर या फाइनेंस डिवीजन है, इनके पास सिर्फ एक मैकेनिज्म है कि परसेंटेज बढ़ा दो। इनके पास टैक्स नेट बढ़ाने का कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट अवेलेबल है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। पूरी दुनिया में जो पॉलिसीज बनती है, ये बात आपकी ठीक है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है हसन साहब, लेकिन हमने ये देखा है पिछले 10 सालों में एफबीआर के 15 सरबराहान तब्दील हुए हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि 10 सालों में टैक्स कलेक्शन की जो बॉडी है यानी कि एफबीआर, उसके 15 सरबराहान तब्दील हों? सर, जब आप अदारों को पॉलिटिकल इश्यूज के लिए यूज करेंगे तब अदारों का भी बेड़ा गर्क होगा और डिलीवरी भी नहीं आएगी। मतलब जब आप इंपोर्ट करके कोई बंदा ले आएंगे आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो कैसे डिलीवरी आएगी? और ऊपर से जब पॉलिटिकल प्रेशर्स होंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या डिलीवरी लें? मतलब आप ये देखिए, पॉलिसी टैक्स के लिए बनती है और वही ग्रैब करना चाहती है, वहीं पे रिश्वत ली जाती है, वहीं पे सारा मैकेनिज्म। आपको इसको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे आपकी मैडम शमशाद जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो उनका प्लान था कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, कस्टम को अलग कर दिया जाए, इनकम टैक्स को अलग कर दिया जाए और पॉलिसी को अलग कर दिया जाए, तब भी इसमें बेहतरी आ सकती है। और प्लस जो मैंने अपने मुशाहिदों से और चीज़ों को देखा है कि या तो आप इस एफबीआर को गैर फाल करें, या फिर आपकी जितने भी स्टडी इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उनको कहें कि वो बिजनेसमैन के पास जाएं, फैक्ट्रीज में जाएं और उनके इश्यूज को देखें और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके एफबीआर को सबमिट की जाए। पर प्रॉब्लम ये, अगर वो अभी जैसे 1-2 सेमिनार हमने भी अरेंज करवाए, एसडीपीआई ने किया, नमल ने किया, बट उनकी जो रिपोर्ट्स जाती हैं वो रद्दी की टोकरी में पड़ी रहती हैं। उन सब ने ये रिकमेंड किया कि आपको रियल एस्टेट सेक्टर को कंफर्ट जोन देना चाहिए और जो रियल एस्टेट का पोर्शन टैक्स नेट में नहीं है उसको लेकर आए, क्योंकि वो जो टैक्स नेट में नहीं है वो पॉलिटिकल अशराफिया का स्पॉन्सर है, इस वजह से वो टैक्स नेट में नहीं आता है। और जो लोड है या जो बर्डन है वो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ता है। और जब रियल एस्टेट सेक्टर को ऑन बोर्ड करने की बात होती है, उस वक्त ये बिल्डर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो मेजर स्टेक होल्डर हैं रियल एस्टेट के, उनको नहीं बुलाया जाता कि आप उनके साथ बैठ के पॉलिसीज को डिस्कस करें, जिन्होंने इंडस्ट्रीज को ड्राइव करना है। बिल्डर्स ने इंडस्ट्रीज को ड्राइव नहीं करना। सही। अच्छा वाजिद बुखारी साहब, अगर एफबीआर को जैसे कि एहसन साहब बात कह रहे हैं कि 1 साल के लिए इसको बंद कर दिया जाए या जो भी मामलात हैं, इसमें नाअहली फिर एफबीआर की है या हुकूमत की? क्योंकि अवाम तो ना एफबीआर पे ट्रस्ट करने को तैयार है, ना हुकूमती पॉलिसीज़ पे ट्रस्ट करने को तैयार हैं। इसमें तो ट्रस्ट इशू फिर सबसे बड़ा आ गया कि अवाम टैक्स देने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत पे वो ही बात आती है कि अवाम को लगता है कि उनके जो टैक्स के पैसे हैं वो उस तरह इस्तेमाल ही नहीं होते। अवाम टैक्स दे रहे हैं, प्लीज ये ना कहें आयशा, प्लीज ये ना कहें कि अवाम टैक्स नहीं दे रहे हैं। अवाम टैक्स दे रही है, अवाम टैक्स दे रही है और सबसे ज्यादा जो टैक्स दे रहा है वो शायद तनख्वाहदार तबका ही टैक्स दे रहा है। लेकिन जिन लोगों को टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है और उनसे टैक्स नहीं वसूल किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, 300 अरब की कलेक्शन है सैलरीड क्लास की। वही बात है, सैलरी क्लास तो टैक्स दे रही है। जी वाजिद साहब,
जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए टैक्स जो है वैसे तो हर पाकिस्तानी टैक्स देता है, ऐसा नहीं है। आप चाहे कप भी अगर पीते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। मैं ये समझता हूँ एहसन साहब की बातें बहुत सी, उनमें बहुत वजन है। हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तान में इतनी जान है, हमारा इतना रेवेन्यू हो सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके से सीरियसली इसको करना चाहें। मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान की बेइंतहा ज़रूरत है कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे। आप यकीन कर लें, मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा है पिछले 2 सालों में, जबकि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद किस्म के क्राइसिस में है, लेकिन गवर्नमेंट सर्कल्स में इस चीज़ का कभी भी हमें इस चीज़ का एक इम्प्रेशन नहीं आता कि वहाँ पे देयर इज़ अ चेंज ऑफ थॉट कि भाई हम जो चीज़ें पहले करते थे स्लो गो पे डिसीजन मेकिंग नहीं है, उसमें कोई रियलाइजेशन नहीं है कि भाई पाकिस्तान इज़ इन ट्रबल, हम लोग उसमें अपनी सोच को चेंज करें। अगर हमारी कोई मजबूरी है, लाइक IMF हर जगह पे बताया जाता है कि जी IMF के हम प्रोग्राम में हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है मान लिया, लेकिन आप उसमें कंपनसेट करने के लिए जो फैसिलिटेशन की एलिमेंट है, जिसमें आपका कोई IMF से आपको परमिशन लेने, वो चीज़ भी नहीं है। और फिर ये भी है कि जो फोकस है सारे का सारा इस वक्त वो IMF का है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इंडस्ट्री, वो जो भी आपको कहे, कोई भी जो जेन्युइन भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टर्नओवर टैक्स जो हुकूमत ने लगाया हुआ है हमारे स्टील सेक्टर के ऊपर, इतना हाई 1.25% टर्नओवर टैक्स लगाया हुआ है। हमने रिसर्च की, हमें पता चला कि IMF इसके खिलाफ है और वो इसको सर कता कलामी की माजरत, अगर क्विकली माइन साहिबा आप कुछ ऐड करना चाहें इस पर। जी देखें, ये जो बजट आया है ये सिवाय टैक्स के मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली इस बजट के अंदर जो होना चाहिए, जी, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एनर्जी क्राइसिस को वो कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान का मसला एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, पाकिस्तान का मसला एनर्जी ट्रांसमिशन है। तो IPPs एक तरफ कहती हैं कि जी जितनी आप यूटिलाइजेशन करेंगे उतने पैसे कम होंगे, और दूसरी तरफ आपके बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। नंबर 1 इसके ऊपर वर्किंग करी जाए। नंबर 2 मैं ये समझती हूँ कि इस बजट के अंदर जो एड्रेस होनी चाहिए वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री है, विच इज़ लोकल डेवलपमेंट। जब लोकल डेवलपमेंट आपकी रॉ मटीरियल की होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस भी कम होंगी, आपकी लोकल इंडस्ट्री डेवलप करेगी, डिमांड साइड यानी फिस्कल साइड जो है वो जोर पकड़ेगी। मसाइल ज़्यादा हैं लेकिन वसाइल कम हैं।